हरिओम। बहुत सारी जो चुनौतियाँ मनुष्य के सामने हैं दुनिया में सफल जीवन जीने के लिए, उनमें अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से समस्याएं हमारे सामने आती हैं। एक बहुत साधारण सी समस्या है जो एक विकराल रूप लेकर के हमारे सामने खड़ी होती है और व्यक्ति उसको पहाड़ जैसी समस्या मानता है, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह देते हैं। इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम अपनी समस्याओं को छुपाना चाहते हैं। हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में उसका नाम लेने में इसलिए संकोच करते हैं कि किसी को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, जबकि समस्या सिर्फ समस्या है और उसका निदान भी होता ही है। हमारी अज्ञानता की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से, उपेक्षा भाव की वजह से, या फिर सही जगह पर अपनी समस्या को न बताने की वजह से हम अपने आप को ठीक दिखाना चाहते हैं लेकिन ठीक होते नहीं हैं। उसका परिणाम यह आता है कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हम अपने आप को असफल महसूस करते हैं। जो व्यक्ति संसार में, यहाँ की जीवन शैली में सफल नहीं है, वो अध्यात्म में, जीवन की ऊंचाइयों में सफल होगा, इसमें कहीं ना कहीं संदेह के लिए स्थान बना रहता है। काम इस संसार का आधार है और हमारी जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो संसार से संबंधित हैं और या फिर इसके बंधन से मुक्ति से संबंधित हैं, उनका आधार काम ही है। और इसको उपेक्षा करके हम नहीं चल सकते, इससे भाग करके भी हम नहीं चल सकते। हाँ, विवेक की लाठी लेकर के इसके खेल को, मैं खेल शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसके प्रपंच को, इसकी लीला को समझते हुए, इसकी शक्ति को समझते हुए, क्योंकि दर्शन में अगर हम इसको शत्रु भी मानते हैं, क्योंकि शत्रुओं में साधना पर जब हम चलते हैं तो षडारी माने जाते हैं 6 शत्रु। उनमें पहला स्थान काम का है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर। तो अगर शत्रु से भी हमें 2 हाथ करने हैं, उससे उस पर पार पाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको शक्ति को भी समझें, उसकी कमज़ोरी को भी समझें। ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मनुष्य के अंदर हो जाता है, ये पुरुषों के अंदर होने वाली समस्या है, जो उसकी कुछ गलतियों की वजह से होता है। हम तनाव में रहने लगते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है, डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है या प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा ज़्यादा आ जाता है, हृदय रोग हो जाते हैं। ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़, इनकी वजह से आत्मविश्वास का अभाव हो जाता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता या अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ देता है, वो व्यक्ति किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता, परमात्मा पर भी नहीं। तो इसलिए इन परिस्थितियों में सुधार ला करके हम अपने संचार व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद और योगमय जीवन शैली ऐसी किसी समस्या को नहीं छोड़ती जिसका निदान इनके पास न हो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक तरह का ऐसा है कि आपके पास सिस्टम है, आपके पास टूल्स एंड गैजेट्स भी हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन जो है वो गड़बड़ हो गया है। हमारे जो प्रजनन तंत्र है और उसमें पुरुषों के पास जो जननेंद्रिय है, उसमें अनेक तरह की समस्याएं हो जाती हैं। उनमें से एक है
जिसको हम कहते हैं कामोत्तेजना का अभाव, और दूसरा स्तंभन शक्ति का अभाव। जल्दबाजी में, अधैर्य में, आत्मविश्वास के अभाव में ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम अगर मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी अध्ययन करें, इस विषय पर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम सांसारिक जीवन की तरफ से ही निश्चिंत नहीं रहेंगे तो ऐसे व्यथित व्यक्ति को अध्यात्म का संदेश भी अब क्या देंगे? कैसे वो उसे समझ पाएगा? वो कहेगा मैं तो दुनिया में ही फेल हूँ, मैं रूहानियत में कहाँ सक्सेस हो जाऊँगा। अरे सच भी है, मुंह मोड़ करके काम नहीं चलता है। ये मन की और तन की जो नाता है, यही वो है जो संसार में हमें सफल रहने का चाबी दे देता है, और या फिर इसी के माध्यम से ही हम संसार से मुक्ति, विमुक्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पलायन से मुक्ति नहीं मिल सकती। पलायन में तो आपको पता है कि आप हारे हुए हैं। योग की ऊंचाइयों को छूने में गृहस्थ धर्म ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। काम की गुत्थी को समझ लेने के विवेक ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। इसलिए इस विषय की तरफ से आँख मूंद लेना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कबूतर बिल्ली को देख करके आँख मूंद ले, क्योंकि वो बिल्ली ही है जो उस कबूतर को झट से दबोच लेगी। ये काम ही है जो हमें झट से दबोच लेगा और हम बेचारे बन जाते हैं। जो इस परिस्थिति में हमें उबारती है जीवन शैली, वो योग है। अक्सर क्या होता है कि समस्याओं को छुपाए रखने के लिए व्यक्ति औरों तो क्या बताए, घर में भी नहीं उसको बताता, उल्टे सीधे रास्ते अपनाने लगते हैं, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ती चली जाती हैं। सीधी सी स्थिति है कि जो इरेक्टाइल फंक्शंस हैं हमारे, उत्तेजना कहाँ से होती है? गुस्से की उत्तेजना हो तो, काम की उत्तेजना तो, भावातिरेक हो तो, उन सब का जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेन से शरीर के ऊपर है। और ब्रेन के अंदर जो हमारे सिस्टम्स हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, वो लगभग पैरालाइज हो जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, निष्क्रिय होती हैं और पैरालाइज भी होती हैं। केवल किस वजह से? हमारे जीवन शैली में बदलाव की वजह से, जिसकी वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं करती और जिन जिन अंगों को नियंत्रित करने की उनकी भूमिका है कि वो अंग ठीक से काम करें, उस भूमिका में कहीं चूक हो जाती है। बड़ी खास इंद्रियां हैं हमारे पास, और उनमें विशेष रूप से जो कपाल में अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जिनको हम वैज्ञानिक भाषा में एंडोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं, उनमें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, ये वो ग्रंथियाँ हैं जो सीधे सीधे हमारे जो काम शक्ति है और काम से जुड़े हुए अंग हैं उनके फंक्शन को प्रभावित करती है, उनके साथ कम्युनिकेट करती है। इनको अगर हम ठीक से संभाल लें तो फिर बाकी हमारा जो प्रजनन तंत्र से जुड़े हुए अंग हैं, सिस्टम्स हैं, तो उनमें कोई गड़बड़ नहीं होती, या कहिए उससे हम उबर सकते हैं। बहुत बड़ा विषय है, इसमें आसनों की अपनी महिमा है, आहार की अपनी महिमा है, लेकिन आज मैं आपको मस्तिष्क से संबंधित उन अंगों को कैसे हम एक्टिवेट रखें जिससे कि उनसे सीधा संदेश हमारे जो लिंग प्रदेश है मतलब उसको जाए
और वहाँ को जो रक्त का संचार बाधित हो जाता है, जो स्पंदन बाधित हो जाता है, उसको हम अपने कंट्रोल में ला सकें। हमारे पास जैसे बहुत बलवान घोड़ा हो, लेकिन घोड़ा हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, तब हम विजयी कहलाते हैं। अगर हमारे पास कोई मरियल टट्टू है और हम कहें कि हमारा घोड़ा हमारे कब्ज़े में है, तो हमारी बात हास्यास्पद हो जाएगी। ऐसे ही कृष्ण महाबली हैं, महातेजस्वी हैं। ब्रह्मचर्य की शक्ति को उन्होंने जाना है, उसको पाला है, और उसके बावजूद वो उसके ऊपर संयम करते हैं। तो ऐसे हम अपने इन शक्तियों को संयमित कर सकते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हमारे ब्रेन है, मतलब उसके तल भाग में, नीचे के भाग में समझिए वो अवस्थित है। और ऐसे ही जो पीनियल ग्लैंड है, वो ब्रेन के मध्य भाग में बिल्कुल बीचों बीच जो है उसकी अवस्था है। और उसकी इस अवस्था की वजह से ही उसको आध्यात्मिक भाषा में थर्ड आई भी कह देते हैं, क्योंकि स्पंदन, सेंसेशन में उसकी बड़ी भूमिका है। हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, उसका भी डिस्चार्ज हमारे जो प्रजनन अंग हैं उनको प्रभावित करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसकी जो एनाटॉमी है, शरीर संरचना, उसके हिसाब से तो मैंने केवल इतना इसलिए बताया कि पता चल जाए कि हमारे अंग तो नीचे हैं और उसका संबंध ऊपर क्यों है, वहाँ पर काम करने से नीचे के सिस्टम कैसे ठीक हो जाएंगे। इस बात को स्पष्ट करने के दृष्टिकोण से इस चीज़ की चर्चा की। जो हमारा ये समस्याएं हैं, हाइपरटेंशन की है, डिप्रेशन की है, नेगेटिविटी की है, पलायन की है, एस्केप की है, ये सब भी इसी खोपड़ी में पैदा होती हैं, और जिनका प्रभाव नीचे दिखाई देता है कि हमारी आसक्ति ही खत्म हो जाती है पलायन की वजह से। अच्छा, फिर कई ऐसी स्थानीय समस्याएं भी हो जाती हैं, जिस तरह से हमारा प्रोस्टेट है, जो कि नाम ही उसका पौरुषीय ग्रंथि है, उसका अगर सर्जरी हुई है तो उसका प्रभाव भी हमारे कामोत्तेजना के ऊपर और हमारे रिटेंशन के ऊपर, यानी जिसको हम स्तंभन शक्ति कहते हैं, उसके ऊपर पड़ता है। लोअर स्पाइन में कोई सर्जरी हुई है, उसका प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ सकता है। कुछ एज रिलेटेड भी प्रभाव होते हैं, लेकिन प्रभाव किसी भी कारण से हो, उसके बावजूद भी उसको जो जगाने का साधन है, उसको तो ठीक हमें करना ही पड़ेगा। और इसमें ध्यान का अभ्यास, इसमें ओम की ध्वनि का अभ्यास, इसमें माइक्रो एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म व्यायाम जो कपाल के हैं उनका अभ्यास, इसमें षणमुखी मुद्रा का अभ्यास, और इसमें विशेष रूप से भ्रामरी प्राणायाम का और नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास बहुत बहुत प्रभावी होता है। तो आज मैं इन्हीं के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपसे कर लेता हूँ कि आप जो अभ्यासी नहीं भी हैं, लेकिन अब क्योंकि समस्या सामने आई है और आप ये सोचते हैं कि ये कामोत्तेजना की समस्या और स्तंभन की समस्या, स्तंभन का मतलब होता है टिकना किसी स्थिति में। प्राणायाम में भी स्तंभन होता है कि हम जहाँ का तहाँ प्राण को रोक सकें। अगर स्तंभन की शक्ति हमारी प्राणायाम में भी आ जाती है तो हम तत्काल अपने आप को, अपने एक्ट्स को, अपने कार्यकलाप को रोक सकते हैं। ऐसे ही अगर वो नियंत्रण नहीं हमारा रहता है तो फिर कामोत्तेजना, अगर हम काम जगत में भी काम कर रहे हैं तो कामोत्तेजना होने के बावजूद भी आप कहते हैं कि आई वॉज ए फेलियर,
यानी हम अधिक देर तक उस अवस्था में नहीं रुक पाते जिस अवस्था में हमारे प्रजनन अंगों को रुकना चाहिए और अपनी भूमिका को ठीक से निभाना चाहिए। हमें ओम की ध्वनि का, ये ऋषियों की परंपरा, कभी वहाँ ऐसी समस्याएं देखने में नहीं आई, बल्कि शक्तिमान भी वो रहे हैं, यानी काम शक्ति को भी उन्होंने अपने अंदर मेंटेन किया है, उसके ऊपर विजय भी प्राप्त की है, और फिर इस धरती पर, काम की धरती पर खड़े होकर के उन्होंने मुक्ति के पथ को भी पाया है। अधिकांश जो सिद्ध योगी हैं वो गृहस्थ धर्म से ही चल करके गए हैं, वो जगत व्यापार से ही चल करके गए हैं, और इसके सत्य को जान करके, इसकी शक्ति को पहचान करके, फिर इसके ऊपर नियंत्रण करके उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई को छुआ है। हमें दिन में कम से कम 3 बार, और नहीं तो समझौता कर लें तो 2 बार, ओम का इस प्रकार से उच्चारण, गिनती पूरी करने वाली बात नहीं है। बात है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसके लिए निश्चिंत भाव से करें। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई समय जो आप लगे कि अन्य डिस्टर्बेंसेस नहीं हैं, उस समय में बैठिएगा और ओंकार ध्वनि, जिसमें आप खुले होठों से अ की ध्वनि करते हैं और बंद होठों से म की ध्वनि करते हैं। देखिए, काम जो है उन लोगों को भी सताता है। सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में है तो सताने वाला ही वो, इसीलिए उसको हम काम ज्वर कहते हैं, कि जब हम उसमें सफल हों या असफल हों, दोनों स्थिति में सताने वाला है। लेकिन ये उनको भी सताता है जो बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए जो ओम की ध्वनि है, ये इसके ऊपर पार पाने के लिए, इसको संयमित करने के लिए उन लोगों के पास भी उपलब्ध है जिनके पास जुबान नहीं है, जिसमें आपको जीभ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आधा दूरी तक, आधी लंबाई तक, अपने सांस की आधी लंबाई तक अ का उच्चारण करें, आधी लंबाई तक माँ का उच्चारण करें। एक तो ये काम करें, मैं सिर्फ एक बार बोल के बताऊंगा, उसके बाद ये कि आप इसको अपने अभ्यास में लाइएगा और अपने अनुभव में लाइएगा। शांत भाव से बैठना, ये सोच करके बैठना कि इस समय मैं इन सब समस्याओं से, क्योंकि जूझने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, सॉल्यूशंस के साथ जुड़ रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम से मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाना चाहिए। ऐसी शांत अवस्था में बैठ करके नासिका से पूरा सांस भरें और इस तरह से फिर से ऐसी सांस भरें, फिर से ऐसे ही बोलें। एक तो ये काम आपको करना है। दूसरा काम आपको इसके बाद जो करना है वो है क्षणमुखी मुद्रा का अभ्यास। क्षणमुखी मुद्रा नाम सुना होगा। इसमें हम 5 रास्ते बंद कर देते हैं और छठे रास्ते की ओर अपनी प्राण शक्ति का दबाव बने रहने देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, खोपड़ी के अंदर अवस्थित हैं, जैसे मैंने बताया कि खास तौर से 3 ग्रंथि हैं, वो उससे एक्टिवेट होती हैं और अपने फंक्शंस को रिगेन करने लगती हैं। इसमें आप अंगूठे से कानों को बंद कर लेते हैं बाहर से, जो एक तो बड़ा कान है ऐसे, एक ही छोटा हिस्सा है, इसको अंगूठे से दबा दिया जाए। इसके बाद हम नासिका को बंद, आँखों को बंद कर लेते हैं इंडेक्स फिंगर से, लंबी उंगलियों से नाक को बंद कर लेते हैं, जीभ से बाहर निकाल करके काकी मुद्रा में पूरा श्वास मुख से भरते हैं और फिर ओठों को भी अनामिका से और कनिष्ठिका से, इन दोनों उंगली से बंद कर लेते हैं। अंत में हम ठुड्डी को कंठकोप में लगा देते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ।
फिर हम नाक से सांस छोड़ देते हैं। मैं इससे अधिक देर भी रुक सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस समय क्यों व्यर्थ किया जाए। तो लेकिन आप जितना अधिक रुक सकें रुकें। और जैसे मैं आंख बंद करिए बैठा हूँ, ऐसे ही इसके तत्काल बाद आंख खोलने की भी कोई जल्दी ना करें। जब आपको सब कुछ नॉर्मल लगे तब अपनी आंख को खोलें। इस तरह से षणमुखी मुद्रा को, यानी हमने कान, आँख, नाक, मुंह ये बंद किया, ठुड्डी को कंठकूप में गर्दन के इस गड्ढे में लगा करके इस रास्ते को भी बंद कर दिया, तो फिर हमारी जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा है, उसका जो प्रभाव है वो स्कल के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर होने दें, जिसके अंदर ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, रेस्पॉन्सिबल एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएंगे। इसके बाद मैंने कहा अगली चीज़ वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये जो समस्याएं मैंने बताई हैं उन सब का स्वतः इलाज इनके अंदर है, लेकिन हम जान तो लेते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते। हम आंवले के गुण जानते हैं, शहद के गुण जानते हैं, सात्विक आहार के गुण जानते हैं, लेकिन उसे अपनाते नहीं। जीभ हमारी बर्गर पिज़्ज़ा की तरफ चली जाती है, जीभ हमारी उन घातक भोजन की तरफ चली जाती है जहाँ स्वाद है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है। हमारे पौरुष की हानि उनसे होती है। तो इसलिए जानो, लेकिन जानने के साथ साथ अपनाओ भी। बहुत आसान सी चीज़ें जिनके बारे में आप भारत योग के अनेक एपिसोड्स में सुनते जानते आ रहे हैं, वही चीज़ें, लेकिन आज इस परिस्थिति में कौन सी उनमें से हमारे काम आने वाली है उसको हम समझें और उसका अभ्यास करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि इसमें हमें कुंभक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पूरक और रेचक अपना काम करते हैं वहाँ ऐसी समस्याओं में एक ओर से किया गया पूरक और उसके बाद का कुंभक, फिर ऐसे ही घात प्रतिघात जिसको हम कहते हैं कि ऐसे ही दूसरी ओर से किया गया पूरक और फिर कुंभक, ये हमारे निष्क्रिय हुए इन अंतःस्रावी ग्रंथियों को फिर से एक्टिवेट कर देती हैं। इसमें हम आराम से कमर सीधी करके बैठते हैं, दाहिने हाथ की अनामिका से, रिंग फिंगर से स्वर को कंट्रोल करते हैं, सिर को भी दाएं बाएं नहीं घुमाते, सीधे बैठे रहेंगे निश्चिंत भाव से, आनंद से। सांस तो आप वैसे भी लेते हैं, इसमें थोड़ा तरीके से ले लेंगे। दाहिने स्वर से श्वास भरना शुरू करें, भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, और जब पूरा भर जाए तो फिर उसको बंद कर लें दाहिने स्वर को, और दाहिने स्वर को बंद करके फिर ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में लगा दें। जितनी देर रोक सके रोकें, और फिर गर्दन के गड्ढे से अपनी ठुड्डी को हटा करके बाएं स्वर को खोल दें और इधर से दुगने समय में श्वास को छोड़ने का अभ्यास करें। फिर इधर से ही यानी बाईं तरफ से ही इनहेलेशन करें, पूरा इनहेलेशन करें, और फिर स्वर बंद करके उसी तरह से ठुड्डी कंठकूप में लगाई और फिर इसको हटा करके हम दाहिने स्वर से श्वास को दुगने समय में छोड़ें। दुगने समय में श्वास का छूटना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारा जो कुंभक है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा। उतनी देर कुंभक करेंगे जितनी देर में के बाद में हम छोड़ने में दुगना समय लगा सकें। एकदम से जो प्रॉब्लम में घिरा हुआ आदमी है, उसका पहले ही आत्मविश्वास खोया हुआ है, वो ऐसा हो सकता है न कर पाए। तो पहले जो साधारण आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जिसको हम सुखपूर्वक प्राणायाम या सरल प्राणायाम कह देते हैं, जिससे हमारा स्वरों के ऊपर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, कुछ दिन वो करें। उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया इसको शुरू करें। और इसका अभ्यास भी ये ना सोचें कि जैसे मैंने एक बार करके दिखाया तो आप भी एक बार ही करें, नहीं। आप इसका अभ्यास कम से कम 10 मिनट, यानी हर प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट का हो, तब उसका प्रभाव हमको होना शुरू होता है। और अंतिम जो अभ्यास है वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास है, जो हमारे पूरे मस्तिष्क को झंकृत कर देता है, चेतन कर देता है,
इन ट्यून कर देता है, यानी उसकी ट्यूनिंग हो जाती है। जैसे आप अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग कर लेते हैं, तो ऐसे ही जो कंट्रोलर है, जहाँ से हमारे जो जननेंद्रिय है वहाँ को उत्तेजित करने के लिए जो अननेसेसरी रक्त ब्लड की सप्लाई है, अगर वहाँ पर ब्लड ही नहीं जाएगा तो वहाँ पर आपको जो इरेक्टाइल प्रॉब्लम है वो तो बनी रहेगी, वहाँ पर इरेक्शन की संभावना नहीं रहेगी अगर उधर रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। हमारा नर्वस सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए, यानी नर्व्स भी मजबूत होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त का संचार विशेष रूप से, उसका भी सिस्टम सही होना चाहिए। तो ये जो हमारे पिट्यूटरी है वो उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करती है, और इसी तरह से पीनियल ग्रंथि की अपनी भूमिका उसमें है। तो भ्रामरी प्राणायाम हमारे को जो कह रहे हैं ट्यूनिंग करने में बहुत बहुत हेल्पफुल है, तो इसको हम करें। कानों को अंगूठे से हम बंद कर लेते हैं इस प्रकार से, चाहें तो तर्जनी से भी बंद कर सकते हैं। तो तर्जनी या अंगुष्ठ से बंद करके और पूरा इनहेलेशन करते हैं, फिर उसके बाद मुख को तो बंद कर देंगे और कंठ से लेकर के कपाल तक इसका प्रभाव होना चाहिए, और जो कंठ से कपाल से होती हुई जो एक्सहेलेशन है वो नॉस्ट्रल से होगा, और उसका जो गुंजन, मैंने कहा कपाल से होती हुई, यानी कपाल को टच करते हुए ये प्राणायाम पूर्ण होना चाहिए। फिर से ऐसे ही पूरा सांस भरने के बाद फिर इसको हम दोहराएंगे, और उसी तरह से जब प्राणायाम पूरा हो जाए थोड़ी देर के लिए शांत बैठ करके तब हम अपने नेत्रों को वापस खोलेंगे। ये छोटी छोटी क्रियाएं, और इसके साथ विशेष रूप से थोड़ा सा खान पान का हमें ध्यान करना चाहिए। जिन लोगों को ये इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे लोगों को, अब मौसम सर्दी का आ रहा है, अपने भोजन में विशेष रूप से गाजर का प्रयोग करना बहुत बहुत उनके लिए उपयोगी है। आंवला का प्रयोग करना उनके लिए बहुत उपयोगी है। ये जो फास्ट फूड्स की तरफ रुझान है उससे बचना ज़रूरी है, और ये सब क्रियाएं तब उपयोगी हैं जब ये हमारा शरीर भी इसके अनुकूल होता चला जाए। इसका मतलब इसको धैर्यपूर्वक लंबे समय तक अभ्यास करें। ये न सोचें कि अभी हमने प्राणायाम किया और ये अभ्यास किया और अभी हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी, बल्कि कुछ समय के लिए, जैसे घर की रिपेयर जब हम कराते हैं तो कुछ समय के लिए किराए के मकान में चले जाते हैं, जिससे कि घर को अच्छे से हम मेंटेन कर लें और फिर पूरे आनंद से रहें। तो कुछ समय के लिए अपना जो ये जिससे हमें पलायन करना पड़ता है, गृहस्थ की ये जिम्मेदारी जिसको हम काम कह देते हैं, तो उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें। आपको वैसे भी तो ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है कई बार, तो ये सोचें कि हम योग के, अध्यात्म के, फिटनेस के अस्पताल में भर्ती हैं। उचित खान पान, उचित जीवन शैली से अपने आप को रिगेन करें, और उसके बाद फिर फिटनेस के साथ में अपनी जो दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियां हैं उसको भी निभाएं, जिससे कि आप विजेता के रूप में दुनिया में रहें और उसके बाद यहाँ से पलायन न करें बल्कि मुक्ति पाएं। हरि ओम।